अध्याय 27 शी फेंग की उन्नत पार्टी। शी फेंग की टिप्पणी सुनकर समनर ग्लूटोनस माउस अचानक घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शी फेंग उससे क्या करवाना चाहता है। अगर उसने खराब प्रदर्शन किया और परिणाम स्वरूप उसे दल से निकाल दिया गया तो उसे मरने तक इसका पछतावा रहेगा। इस दौरान अच्छी पार्टी मिलना मुश्किल था, विशेषज्ञ नेतृत्व वाली पार्टी तो और भी मुश्किल। ऐसी पार्टी में शामिल होना तो नामुमकिन था, चाहे आप कितनी भी मिन्नतें क्यों न करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी खतरनाक नहीं करने दूंगा। तुम्हें बस एक ज्वाला परी को बुलाना है और मेरे निर्देशों का पालन करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। शी फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे लालची चूहे का डर थोड़ा कम हो गया। फिलहाल समनर्स उतने शक्तिशाली नहीं थे। इसका मुख्य कारण उनकी क्षमताओं की कमी थी। समनर्स का आक्रमण मुख्य रूप से उनके द्वारा बुलाए गए प्राणियों पर निर्भर करता था, जबकि उनका सामान्य हमला कम क्षति पहुंचाने वाला मैजिक बुलेट था। हालांकि असाधारण कौशल वाला समनर एक अकेला योद्धा बनकर युद्ध कर सकता था। यह विशेष रूप से उन समनर्स के लिए सच था जो शक्तिशाली मौलिक प्राणियों को बुला सकते थे। वे एलीट राक्षसों को ऐसे मार सकते थे जैसे वे खेल रहे हों। भारतीय नेताजी, निश्चिंत रहिए, मैं इसे जरूर करूंगा, लालची चूहे ने आदर भरे स्वर में ऊंची आवाज में कहा। वह एक ऐसे छात्र की तरह था जो अपने गुरु से मिला हो। बाकी सब लोग उस चट्टान से दूर रहें। 20 गज की दूरी सबसे अच्छी रहेगी। ध्यान रहे कि दूसरे राक्षस आकर्षित न हों। शफेंग ने मुड़कर बाकी साथियों से कहा। जी हाँ पार्टी नेता। पार्टी के अन्य सदस्यों ने जोर से जवाब दिया। उनका वर्तमान रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। शी फेंग सभी के प्रदर्शन को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। अचानक से ये सभी इतने आज्ञाकारी कैसे हो गए। हालांकि शी फेंग को यह नहीं पता था कि उसने अभी-अभी जो एक पत्थर फेंका था उसने उन सभी को पूरी तरह से चौंका दिया था। वे शी फेंग की पत्थर फेंकने की तकनीक से बेहद प्रभावित थे। ऐसा कौशल और सटीकता किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। पेशेवर खिलाड़ी भी शायद ऐसा न कर पाए। खेल में ताकतवर लोगों की पूजा करना एक आम बात थी। ये लेवल 1 के नौसिखिए भी अपवाद नहीं थे। इस समय शी फेंग को देखने का सबका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। पहले वे सिर्फ इतना समझते थे कि शी फेंग एक अच्छा सेनापति है, लेकिन अब शी फेंग एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति था जिसकी वे पूजा करते थे। उनके मन में शी फेंग के प्रति श्रद्धा का भाव धीरे धीरे जागृत हो गया था। एक तरफ खड़े होकर ब्लैकी ने लोनली स्नो के कंधों पर थपथ पाते हुए गर्व से कहा, कैसा है भाई, फेंग का अनुसरण करना बुरा नहीं है, है ना? लोनली स्नो ने चुपचाप सिर हिलाया। शी फेंग का अनुसरण करने के अपने निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शी फेंग निश्चित रूप से एक बीटा टेस्टर विशेषज्ञ था। पर्याप्त अनुभव और अभ्यास के बिना ऐसी तकनीकें हासिल करना असंभव था। केवल एक बीटा टेस्टर ही ऐसा कर सकता था। भविष्य में तुम्हारी क्या योजना है? ब्लैकी ने अचानक पूछा। वह लोनली स्नो के बारे में तरह तरह के विचार सोचने लगा। ब्लैकी लोनली स्नो को अपने वर्कशॉप में शामिल करना चाहता था। भले ही वर्कशॉप अभी अस्तित्व में ही न हो, कोला के उनके साथ जुड़ने की पूरी संभावना थी, लेकिन लोनली स्नो ने अभी तक ऐसा कोई कदम उठाने की योजना नहीं बनाई थी। भविष्य लोनली स्नो ने इसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था। वह तो बस एक औसत दर्जे का खिलाड़ी था। उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, बस खेल खेल कर कुछ पैसे कमाना चाहता था। उसने ईमानदारी से कहा, मैंने इसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि आपकी तकनीक काफी अच्छी है। आप अभी हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? ब्लैकी ने बेपरवाही से पूछा। सच में ब्लैकी के सवाल के बाद लोनली स्नो अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाना चाहता है। अगर उसे किसी माहिर के साथ पार्टी करने का मौका मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन हमें आपके भविष्य के प्रदर्शन पर भी गौर करना होगा। हम यूं ही किसी को भर्ती नहीं कर लेते। ब्लैकी ने विशेषज्ञ होने का दिखावा करते हुए गर्व से कहा। धन्यवाद भाई ब्लैक, लोनली स्नो ने खुशी से जवाब दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि एक विशेषज्ञ की नजर उस पर पड़ेगी।
लोनली स्नो को सहमत देखकर ब्लैकी ने राहत की सांस ली। फिलहाल ब्लैकी सिर्फ एक लोमड़ी था जो बाघ होने का नाटक कर रहा था। वह भगवान के क्षेत्र में शी फेंग की ज्यादा मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशासन के मामलों में वह मदद कर सकता था। इस समय उनकी कार्यशाला का नामोनिशान भी नहीं था। उन पर 16,000 क्रेडिट का कर्ज भी था। कार्यशाला में केवल शी फेंग और वह खुद ही सदस्य थे। यह यकीनन इतिहास की सबसे गरीब कार्यशाला थी। अगर यह बात दूसरों को पता चल जाती तो वे निश्चित रूप से इसे छोड़कर चले जाते। अब ब्लैकी के पास एकमात्र उपाय यही था कि वह विशेषज्ञ होने का दिखावा करके लोगों को अपनी कार्यशाला में शामिल होने के लिए लुभाए। इस समय शी फेंग समनर को ऑपरेशन की पूरी जानकारी दे रहा था। ऑपरेशन यह था कि ग्लूटोनस माउस अपने फ्लेम स्प्राइट को नियंत्रित करके बचे हुए 6 नाइट रैबिट्स को लुभाए। चूंकि बॉस के सबसे करीब वाला नाइट रैबिट अब जीवित नहीं था, इसलिए बाकी नाइट रैबिट्स को लुभाने से बॉस आकर्षित नहीं होगा। वे आसानी से राक्षसों को लुभा सकते थे। फ्लेम स्प्राइट बेहद कमजोर था। इसकी एचपी मात्र 15 अंक थी और यह एक ही वार में मर जाता। हालांकि इसकी गति बहुत तेज थी, इसके छोटे आकार के कारण इस पर वार करना बेहद मुश्किल था। ऑपरेशन शुरू करो। माउस चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाते समय 4 गज या उससे अधिक की दूरी बनाए रखना याद रखना। शी फेंग ने एक बार फिर याद दिलाया। लालची चूहे ने सिर हिलाया। उसने सावधानीपूर्वक ज्वालापरी को नियंत्रित करते हुए 6 रात्रि खरगोशों को लुभाया। जब परी 35 गज की दूरी पर पहुंची तो निकटतम कुलीन रात्रि खरगोश ने ज्वालापरी को देख लिया। अचानक उसने अपना शरीर घुमाया और ज्वालापरी की ओर दौड़ पड़ा। अन्य रात्रि खरगोश भी उसके पीछे दौड़ते हुए आ गए। रात के खरगोशों को चारा लेते देख लालची चूहे ने तुरंत ज्वालापरी को काबू में किया और भाग गया। 6 रात के खरगोश उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी गति ज्वालापरी के सामने फीकी नहीं थी। पल भर में ज्वालापरी बड़ी चट्टान के नीचे पहुंच गई। उसने 6 रात के खरगोशों को अपनी ओर आकर्षित किया और चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। दूसरी ओर कोला ने अपनी टुकड़ी से अलग हुए नाइट रैबिट को पहले ही अपने वश में कर लिया था। कोला बारी बारी से बचाव कर रहा था और अपनी नई स्किल डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा था। 2 ब्रॉन्ज इक्विपमेंट के प्रभाव से डिवाइन स्ट्राइक के एक ही वार से 26 का नुकसान हुआ। यह सामान्य वार से होने वाले 11 या 12 के नुकसान से कहीं ज्यादा था। साथ ही डिवाइन स्ट्राइक से घृणा भी बढ़ती थी। इससे दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचना बहुत आसान हो गया। कुछ ही क्षणों में नाइट रैबिट मारा गया। उससे 5 कॉपर मिले। इस नाइट रैबिट को काबू में करने के बाद केवल वे 6 नाइट रैबिट ही बचे रहे जो बड़ी चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। मैं रात के खरगोशों को लुभाऊंगा। कोला राक्षस को खींचने पर ध्यान देना। शी फेंग ने एक और छोटा पत्थर उठाया और उसे पीछे भाग रहे रात के खरगोश पर फेंक दिया। नाइट रैबिट को सिर पर चोट लगने के बाद उसने अपना सिर रगड़ा। खरगोश मुड़ा और उसने देखा कि शी फेंग ने ही पत्थर फेंका था। नाइट रैबिट अचानक क्रोधित हो गया। वह अपने शक्तिशाली पैरों से पागलों की तरह शी फेंग की ओर झपटा। बाकी नाइट रैबिट्स अभी भी जोश में ज्वाला जिन्न का पीछा कर रहे थे और अपने एक साथी के गायब होने पर ध्यान ही नहीं दे पाए। इसे प्राप्त करो। यह देखकर कि रात्रि खरगोश दल से केवल 20 गज की दूरी पर था, शी फेंग ने आदेश दिया। कोला तेजी से आगे बढ़ा और नाइट रैबिट के सिर की ओर एक डिवाइन स्ट्राइक भेजा। नाइट रैबिट का निशाना तुरंत बदल गया और उसने अपने पंजे कोला की खोपड़ी की ओर बढ़ा दिए। हालांकि कोला ने फुर्ती से प्रतिक्रिया करते हुए अपने शरीर को बगल में झुका लिया। हमले से बचने के बाद कोला ने पनिशमेंट का इस्तेमाल किया। इस कौशल ने नाइट रैबिट की कोला के प्रति नफरत को एक बार फिर बढ़ा दिया। सब लोग निशाना साधकर गोली चलाओ। कोला का प्रदर्शन देखकर शी फेंग मन ही मन खुश हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोला की सीखने की क्षमता इतनी जबरदस्त होगी। 10 से कुछ ज्यादा लड़ाइयों के बाद ही उसे नाइट रैबिट के हमले के तरीकों का पता चल गया था। इसीलिए 10 साल बाद वह एक बेहतरीन गिल्ड का मुख्य मास्टर ऑफ ट्रेनर एमटी था। इसमें कोई हैरानी नहीं, उसकी क्षमता असीमित थी। कोला के सामने मौजूद नाइट रैबिट 20 सेकंड के भीतर ही गिर गया। उसने स्वॉर्ड्समैन के लिए एक स्किल बुक डबल चॉप भी गिरा दी।
शी फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे तुरंत सीख लिया। डबल चॉप एक्शन टाइप। आवश्यकता तलवार स्तर 1, दक्षता 0/300, तेजी से 2 बार क्षति पहुंचाता है। तलवार के प्रत्येक वार से 120% प्लस 15 क्षति होती है। साथ ही रक्तस्राव का प्रभाव 20% बढ़ जाता है। अवधि 10 सेकंड है। इसे अधिकतम 5 बार तक स्टैक किया जा सकता है। कूल डाउन 8 सेकंड। इस कौशल पुस्तक ने शी फेंग की विस्फोटक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था। कौशल के अभ्यस्त होने की समस्या तो शी फेंग के लिए थी ही नहीं, 10 वर्षों तक तलवारबाज के रूप में अभ्यास करने के बाद इस पेशे से जुड़े कौशल शी फेंग के रग-रग में समा गए थे। जैसे ही शी फेंग इन कौशलों को सीख लेता, वह इनका भरपूर उपयोग कर सकता था। शी फेंग ने एक एक करके शेष 5 नाइट रैबिट्स को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। दल ने एक एक करके खरगोशों को मार डाला और अंतिम नाइट रैबिट की मृत्यु के बाद शी फेंग के शरीर के चारों ओर एक सुनहरी चमक दिखाई दी। वह लेवल 2 पर पहुंच गया था। इसी दौरान पांचों नाइट रैबिट्स ने दल को गार्जियन नाइट्स के लिए कांस्य प्लेट कवच का एक टुकड़ा भेंट किया। इस कवच से कोला का एचपी 390 अंक और रक्षा 56 अंक तक बढ़ गई। इससे नाइट रैबिट सरदार विली के विरुद्ध प्रतिरोध करने की कोला की क्षमता भी बढ़ गई।